Welcome to STPRC Digital YouTube channel. The purpose of the channel is to educate educated people to fill in their forms for visitor visa or PR visa themselves and save time and money. So now the dollar is very expensive now, so you should save money so that when you get your PR or visitor visa, you have enough money saved with you instead of wasting lot of money in filling the forms. तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सीरीज शुरू किए हैं और द सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा साइट्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड देयर दे आर अवेलेबल फॉर पब्लिक। और उनका जो सर्च आप करते हैं तो आप सिर्फ अगर कनाडा इमिग्रेशन लिख दें, canada.ca लिख दें, आप विजिटिंग वीज़ा लिख दें, कुछ भी लिख दें तो आप गवर्नमेंट की साइट पे पहुंचते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप सर्च पे डालते हैं तो शुरू में जो साइट्स आ रही होती हैं उस पर या तो एडी बना होता है या स्पॉन्सरिंग लिखा होता है, स्पॉन्सर। तो वो इसका मतलब है कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, उन पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाएं और उसके ऊपर उनका झंडा बना होता है और लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और उससे आपको बिल्कुल अथेंटिक और कहना चाहिए कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ये देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। आप जब भी टाइप करेंगे तो ये इस तरह का एक उसका फर्स्ट पेज आएगा। तो आप इसमें जाने के बाद आप मुख्तलिफ आपको जो ऑप्शन मिलेंगे तो उनमें से एक ऑप्शन पे मैं गया हुआ हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि एक सिलसिला होगा मालूमात का और इनकी साइट्स का। उन्होंने एक कोई साइट नहीं बनाई होती। उन्होंने देखें, ये अगर आपने मैंने लिखा था जीसी की, तो ये देख कितने इनकी ये जो एजेंट पे भी ये बना हुआ है झंडा, और canada.ca लिखा है। ये सब इन्हीं गवर्नमेंट की साइट्स हैं। ठीक है, तो आप किसी में भी जाएंगे तो आप ये सब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट्स हैं। और जो नहीं होंगी तो फिर उसके बाद वो आएंगी, उससे पहले इन्हीं की साइट आएंगी। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आप इन्हीं पे जाएंगे। अब हम कई वीडियो बना चुके हैं विजिटर वीज़े पे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे। एक हमने बनाई जो कि आप जा रहे होते हैं टूरिज्म के लिए। आपने देखा था कि इसमें सिलेक्शन होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप जाएं और आप देखें कि क्या क्या चाहिए। तो आपको ये ढूंढने के लिए कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए विजिटर वीज़े में, कई उनकी स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब कई कैटेगरी है, तो आप उसको सेलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन पहले मैंने ये सेलेक्ट किया था। तो इसके ऊपर दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ये जैसे कि मैंने किया ये। अब इसको करने के बाद जब मैं यहाँ पीछे गया तो ये देखें, ये आ गया। शुरू कहाँ से हो रहा है? ये आ रहा है डॉक्यूमेंट ट्रेवल हिस्ट्री से शुरू हो रहा है ये, और फिर पूरी तरतीब आ रही है। अब मैं आज जो करने जा रहा हूँ, मैं इसी में दूसरा सिलेक्शन करने जा रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फैमिली विजिट पे जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कोई भाई बहन वहाँ पर है रिश्तेदार, तो आप समझेंगे कि मैं फैमिली विजिट पे कर दूँ। आप देखेंगे दोनों में बड़ा फर्क है, और दोनों में जो फॉर्म्स आ जाएंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट, उसमें एंट्रीज आ जाएंगी जब आप भर रहे होंगे ऑनलाइन। तो कोई तो ये और कर लें कि जब आप टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, हो सकता है आपका भाई बहन हो, लेकिन वो उसको आप टूरिस्ट वीजे में वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली विजिट कहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाता है, और वो आमतौर पे समझा ही जाता है कि आप जो है ना कोई सुपर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। यानी आपके कोई बच्चे वहाँ पर हैं और कोई आपके रिश्तेदार हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज, तो उसके लिए ये। अब उन्होंने सवाल पूछ लिया था तो मैं अब गया फैमिली विजिट। अब देख लें, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। फैमिली विजिट, मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट विजिट, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली से ही मिलने, मतलब मेरे बहन भाई हैं। तो वो, अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बहन भाई से भी मिलेंगे, मना नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीजे वाले डॉक्यूमेंट पे जाएं और वो वाला फॉर्म भर दें। लेकिन अगर आप फैमिली विजिट पे जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट करें। तो आपने देखें, फिर सवाल आ गया कि व्हाट इज योर फैमिली मेंबर स्टेटस। ठीक है, अब ये आ गया कैनेडियन सिटीजन है वो, या
इंडियन एक्ट से हमसे ताल्लुक नहीं है, या ये देखें पीआरसी जो कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट रेजिडेंट है, या टेम्परेरी का मतलब ये खुद ही वीजे पे है, कोई दूसरे विजिटर वीजे पे, स्टडी वीजे पे है, तो इस तरह अलग अलग मामला होगा। इन दोनों के रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम ही होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिटीजन पे हूँ। ठीक है, मेरा कोई रिश्तेदार या फैमिली जो है वो सिटीजन है। डू यू प्लान टू विजिट योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर मोर देन 6 मंथ? अब देखें कि आप आगे यस या नो। अब यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो कोई और डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और अगर आप नो करते हैं तो कोई और डॉक्यूमेंट आएंगे। तो डू यू प्लान टू विजिट योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन? आपने कहा कि नो, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, और ये शुरू हो रहे हैं डॉक्यूमेंट से। लेटर ऑफ इनविटेशन, नो, और फिर ये नीचे चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा नो, मैं नहीं मिलूंगा। फैमिली विजिट है तो लेकिन होना ही चाहिए कि आप उस पर यस पे करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि फैमिली विजिट और फिर वहाँ पे नो भी कर रहे हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। तो बेहतर है कि आप जो है वो यहाँ पर करें यस, और यस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मामला, तो इसलिए। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा। अगर 6 महीने से कम कर रहे हैं तो बात अलग है, और 6 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं तो बात अलग है। यानी बात अलग का मतलब फॉर्म वही है, डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए उसमें तब्दीली है, फॉर्म ही वही है, 5257। डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट जो है चेंज हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट कम या ज़्यादा हो जाते हैं यस और नो के हिसाब से। तो अगर मैं 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, 6 से कम रहना चाहता हूँ, तो तकरीबन वही डॉक्यूमेंट हो जाएंगे जो टूरिज्म वाले में थे। आप देखेंगे तो, जैसे इसको देखेंगे तो वैसे वैसे खुद ही आपको समझ में आएगा। और आप ये अगर सोच रहे हो कि यार ये तो सब मैं समझ गया हूँ, तो इसको मैं क्यों बताया जा रहा है, तो बताया इसलिए जा रहा है कि उर्दू में बताया जा रहा है। दूसरे ये, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं लिखी हैं, वो बताई जा रही हैं। और जितना आप समझेंगे, तो अगर फॉर्म खुद भी ना भी भरेंगे तो कम से कम फॉर्म भरने की जो कोई फीस बता रहा है उसको निगोशिएट कर सकेंगे, उसको कम करा सकेंगे। अब देखो इसमें आ गया डॉक्यूमेंट में पहला लेटर ऑफ इनविटेशन, जबकि जब टूरिज्म आपने देखा था ना, वहाँ पे लेटर इनविटेशन नहीं था। सही है ना, वहाँ पे नहीं था। तो अब आगे चलते हैं। अब ये रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल, यस सुपर वीज़े के लिए यस है, और अगर सुपर वीज़ा नहीं है तो नो है। ठीक है, सुपर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यस है ये लेटर ऑफ इनविटेशन। लेटर रिटर्न बाय योर फैमिली मेंबर इन कनाडा। आप एक वो आपको लेटर यानी कि ईमेल आपको भेज दें, जिसमें ये लिखा हो कि आपको आया हो उनकी तरफ से, और डिटेल टू इंक्लूड इन द लेटर क्या होनी चाहिए, इस पे जाते हैं, इस पे देख लेते हैं। लेटर ऑफ इन्विटेशन में इंफॉर्मेशन, राइटिंग लेटर, राइटिंग ए लेटर इन्विटेशन डज नॉट मीन यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिटर। देखा कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, नोट करें। कभी कोई रिलक्टेंट हो ना तो उसको बताएं कि भाई ये देखें, ये कह रहे हैं कि does not mean you are legally responsible for the visitor once she gets in to Canada. You should still write the letter in good faith. You must tell the truth, plan to keep the promise you make in the letter. आप उसमें अगर प्रॉमिस कोई कर रहे हैं, आइए मेरे पास रहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर आप वो प्रॉमिस को पूरा करें। लेकिन आप उसे कानूनी तौर पर कोई जिम्मेदार नहीं हो जाते हैं उसके किसी एक्ट के। सेंड योर लेटर टू द पर्सन यू आर इनवाइटिंग, उसको भेजें। और आमतौर पे ईमेल भी चल जाती है अब। और नोटराइज तो जब होता है, जब बाकायदा लेटर होगी शक्ल में हो, तो फिर नोटराइज भी उसको कर लें। यू मस्ट इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। पढ़ लें, मैं इसलिए जानबूझ के खामोश हूँ। ये कह रहे हैं खत में यही चीज़ें होनी चाहिए। खत लिखने वाला, जिसको इनवाइट कर रहे हैं, उसका ये इंफॉर्मेशन, और जो आप खुद
आपका बेटा बेटी कोई अगर आपको इनवाइट कर रहा है तो वो आप ये सारी चीजें उसके अंदर डॉक्यूमेंट उससे चाहिए होंगे। अभी 6 महीने से ज्यादा वाले पे मैं हूँ कि 6 महीने से ज्यादा रहना चाहता हूँ। 6 महीने से कम रहना चाहते हैं ना तो फिर तकरीबन वो टूरिस्ट वीजा ही वाला मामलात होते हैं डॉक्यूमेंट के। 6 महीने से ज्यादा में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब अगर ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड रिटन साइंड प्रॉमिस ऑफ योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, रिटन साइंड प्रॉमिस। फिर ये प्रूफ ऑफ योर इनकम। योर कौन है? योर वो है जो आपका बेटा बेटी या कोई भी वहां से आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो है। अब ये लो इनकम कट ऑफ पे मैं अलग बना चुका हूँ, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देखो, ये पूरा एक टेबल बना होता है। इस टेबल में जा करके आप देखेंगे कि जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, वो बेटा बेटी, वो आपको देखेगा, खुद देखेगा कि उसको कितने डॉलर उसको सैलरी चाह रहे हैं वो। ठीक है। 1% का तो मतलब वो खुद ही हो गया, 2% का मतलब उसका स्पाउस हो गया। अगर उसके बच्चे हैं तो वो फिर दो तो 4% हो गया। तो उसके बाद फिर आप ऐड हो जाएंगे 5वां पर्सन और छठा पर्सन। ठीक है। तो इतनी उसकी ग्रोस इनकम होनी चाहिए, मिनिमम नेसेसरी ग्रोस इनकम। अगर उसके एक बच्चा है तो इतनी उसकी होनी चाहिए, अगर दो हैं तो इतनी होनी चाहिए। इतनी इनकम जरूरी है उसके लिए। ठीक है। तो ये हो गया लो इनकम वाला मामला। प्रूव दैट योर इनकम मीट्स एंड इज अबव द लो इनकम कट ऑफ फॉर द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द विजिटिंग पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट। यानी अगर वो खुद वहां पर दो हैं ना, और आप दो जा रहे हैं पेरेंट, तो वो चार हुए, टोटल हो गया। चार की इनकम चेक करें। अगर वहां पर ऑलरेडी वो लोग चार हैं, दो बच्चे, दो मियाँ बीवी, चार हैं, और आप यहाँ से दो जा रहे हैं, तो ये 6 आदमी की जो वहाँ इनकम लिखी होगी उस पे उसको आपको अचीव करना है। अगर उससे कम होगी तो वो आपके पेरेंट को सुपर वीजा नहीं देंगे। सही हो गया। अब हम वापिस आते हैं। वापिस आ गए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे फिर गए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जा करके हम कहाँ पर थे, हम फिर से ये सारा वापिस चूंकि चले गए, तो दोबारा मैं लिख रहा हूँ फैमिली विजिट, फिर सिलेक्शन, करेंट सिटीजन। अच्छा, रिपीट हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ मैं 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहता हूँ। तो ये सारा मैं वहीं पहुँच गया। और ये हम गए थे यहाँ पे, डिटेल टू इंक्लूड इन द लेटर। कितना अच्छा उसमें तफसील थी। तो जब भी ये इस तरह के कोई हाइपर लिंक नजर आए तो उस पर जाकर के जरूर खुद चेक कर लें कि क्या क्या असल में चाहिए। अज्यूम नहीं कर लें कि एक लेटर आ गया कि आप आ जाइए, हाँ हम लोग बहुत यहाँ पर बोर हो रहे हैं, आप आ जाइए, कोई तो हम परेशान हैं, इस तरह की कोई बात ना मत लिखें कि परेशान है, तो कहेंगे यार ये तो कोई मसला है इनका फाइनेंशियल। अच्छी बात लिखें, ग्रेजुएशन सेरेमनी है बच्चे की, या बर्थडे है, या कोई शादी है, बड़े बच्चे हैं, तो उस तरह से फिर आपको बेहतर होगा कि उस तरह का लेटर मंगवाएं। लेकिन पैसे पूरे होने चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस सुपर वीजे के लिए लाजमी है ये। अगर आप 6 महीने से कम रहेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं नजर आएगी आपको। 6 महीने से कम वाले के तकरीबन वही मामला हैं जो कि वही डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप टूरिस्ट वीजा वाली स्ट्रीम में देखते हैं। अब इंश्योरेंस का मैं बता चुका हूँ बार बार कि इंश्योरेंस कोशिश करें कि कैनेडियन कंपनी से लें। 1 लाख डॉलर का जो कवरेज है उसका मिनिमम भी प्रीमियम
एज के हिसाब से बढ़ता घटता है, लेकिन कम से कम आप $250 से $300 पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से रख लें, कैनेडियन डॉलर। समझे? यानी अगर आप अपने एक अब्बा या अम्मा को, दो को बुलाते हैं, तो कम से कम $600 आप कैनेडियन डॉलर आप रखें पर मंथ आपको भरने हैं। $600 कितना हो गया? अब $600 तो तकरीबन हो गया 1,20,000 रुपये पर मंथ। आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस बननी है, ये सोच के जाएं। सुपर वीजे पे इतने कोई बहुत मजे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो आपसे 1 साल का चार्ज नहीं करते, आपको कवरेज 1 साल का देते हैं वो बना के। यानी पॉलिसी अब प्रिंट में देंगे, आपको ईमेल करेंगे, वो आपको वहाँ पर, जब आप कनाडा पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर जो बॉर्डर कस्टम ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो आपसे वो देखेगा कि इंश्योरेंस है आपके पास। आप कहेंगे यस, तो उसकी मर्जी है, वो देख ले या ना देख ले, लेकिन आप आमतौर पे उसके सामने कर दें, वो दूर से ही देख लेगा। और कंपनी, उनको सब पता होता है कौन सी कंपनी है क्या है। तो अननोन सी कंपनी ना होनी चाहिए, कैनेडियन कंपनी हो तो बेहतर है। और अगर पाकिस्तानी कंपनी से ले रहे हैं तो वो फिर आप चेक करें कि कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, इमिग्रेशन की, कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान से वो इंश्योरेंस दे सकती हैं। वो मैं नहीं शो कर रहा हूँ, बदलते रहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सही हो ना हो, कोई लेके चला जाए और वहां पर जाके उसको रिफ्यूज कर दें, तो उन पे मैं नहीं जा रहा। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है पॉलिसी गवर्नमेंट की, वो ही लें। ठीक है? ये सुपर वीजा एप्लीकेशन के साथ ही जमा होगा, देख लें आप। ये मत समझे कि वहां जाके जमा होगा, वो वहां देखेगा। लेकिन ये जो था, इसको ऑनलाइन आप जो एप्लीकेशन होंगे उसमें अंदर ये आपको अपलोड करनी है पॉलिसी भी। ये मत समझे कि पॉलिसी अपलोड नहीं करनी है, अपलोड करनी है, होनी चाहिए। चाइल्ड के जो प्रूफ है इनकम का, वो उससे आपको मंगाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न मंगाने होंगे, और उसका जॉब का सर्टिफिकेशन मंगाना होगा, उसका सैलरी की स्लिप चाहिए होगी, कम से कम 3, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। डिटेल टू इंक्लूड कॉपी ऑफ द मोस्ट रिटर्न नोटिस ऑफ असेसमेंट, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का मतलब ये है कि वहाँ का इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है या इनकम टैक्स ऑफिस है, उसको कहते हैं कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, CRA। वो आपको हमेशा जब भी आप भरते हैं तो वो आपको असेसमेंट का नोटिस, या जैसे यहाँ पर होता है कि रिटर्न जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो आपको इसमें लोड भी करना है। ये लिख रहे हैं कॉपी ऑफ द मोस्ट रिसेंट। तो मोस्ट रिसेंट में ऐसा है कि आप 1 साल से ज्यादा की पिछली जमा करा दें, 2 साल की, तो वो भी हर्ज नहीं है। लेकिन मोस्ट रिसेंट का यानी उसमें ये जरूर होना चाहिए कि सैलरी आपकी इतनी शो हो रही हो जितनी कि वो लो इनकम कट ऑफ में से के अंदर है। फिर आपके जो अर्निंग के लिए कंपनी देती है, T4 T1, वो ओरिजिनल लेटर फ्रॉम चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट एम्प्लॉयर, चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे स्टेप, अगर कोई इंश्योरेंस उन्होंने ली हुई है, उनका अकाउंटेंट, अगर उनका बिजनेस है तो उनका अकाउंटेंट उनका सोर्स ऑफ इनकम बताए, उनकी कंपनी की इनकम बताए। तो ये जो चीज़ है ना, इस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ये फाइनेंशियल जो है ना, हेल्थ उनके हिसाब से नहीं होगी, तो आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी हेल्दी हो, कितना कुछ हो, ये आपको सुपर वीज़ा नहीं मिलने वाला, और आपको ना ही कोई आपका PR का एप्लीकेशन जमा होने वाली है इस बेसिस पे। ठीक है? आजकल तो जमा नहीं हो रही, 2020 के बाद से उन्होंने मंगाई नहीं नई इनविटेशन, उसी में से ड्रॉ कर रहे हैं। अब ड्रॉ है 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में, अभी इस अगले महीने। जिनको जाएंगे लेटर, तो उनको जो है ये नहीं भरना, उनको दूसरा भरना है, PR वाला लेटर। ये क्या है? ये है कि अगर आपका PR के लिए अभी तक नहीं आया है और आप जाना चाहते हैं, या लेटर ऑफ इन्विटेशन तो है वो आया ही नहीं है, या अभी तक उन्होंने मांगा ही नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि अपने वालदेन या नाना, दादा, अबू, नानी, नाना को बुलाना चाहते हैं परमानेंट, तो उसका तो अभी कोई वो नहीं है चांस, जब तक कि आपके पास लेटर ऑफ इन्विटेशन ना आ जाए। लेकिन उसके बदले में ये सुपर वीज़ा जारी कर दिया गया है, जो कि आप 5 साल में एक ही दफ़ा गए तो रह सकते हैं, और फिर 2 साल बढ़ जाता है, तो 7 साल बहुत होते हैं। कोई पेरेंट चाहता है 70 साल की उम्र में, तो भाई 7 साल तो रह ही लिया ना वो।
तो इस तरह ये अरसा काफ़ी होता है, और उसके बाद वो आ जाए और फिर दोबारा चला जाए 2-4 महीने के बाद। अगर उसका वीज़ा 10 साल का है तो फिर रह ले, या आके नया वीज़ा ले ले, थोड़ा अपने होम कंट्री में रह जाए। तो इस तरह से ये मामला होता है। व्हेन यू नीड दिस डॉक्यूमेंट सबमिट विद वीजा एप्लीकेशन, ये भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपलोड होगा, याद रखें। पाकिस्तान की बात हो रही है, मैनुअल कुछ नहीं हो रहा है। रिलेशनशिप का प्रूफ देना है आपको, उसका यहाँ का एफआरसी आपको देना चाहिए, नादरा का। और आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहिए जिसमें पेरेंट के नाम लिखे होते हैं। वो अच्छे जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ का ही होता है, या वो अलग केएमसी से भी मिलता है, नादरा कह लें आप, नादरा से भी मिलता है। तो वो भी एप्लीकेशन के साथ जाना है। अब ये सारा डिस्क्रिप्शन के क्या होना चाहिए देखें, बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, नेमिंग एज पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट में नाम हो आपके साथ। अब तो होता नहीं है ना, पहले तो होता था, कहीं और होता होगा, हमारे यहाँ तो अब नहीं होता। बच्चों का नाम पहले पुराने पासपोर्ट हमारे जो हैं उनमें होता था। तो हम उनकी कापियां भी जिसके पास उसे लगा दे तो अच्छा प्रूफ हो जाता है। जैसे मेरे पुराने पासपोर्ट पे बच्चों के नाम भी हैं, और जब पासपोर्ट अलग बनने शुरू हो गए तो फिर उसके बाद वो बच्चों के नाम नहीं है। तो वो अगर पुराने पासपोर्टों पे कहीं ऐसा है तो वो उनका भी आप फोटो अपलोड कर दें, तो आपको ये अजाफी डॉक्यूमेंट होगा इस खाने में। यहाँ कौन सा खाना है, ये खाना है डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिलेशन, इस वाले में। फिर इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम ये देखें ज़रूर होगा, ठीक है, सुपर वीज़े में ज़रूर होगा। ये रिक्वायरमेंट है, यस लिखा हुआ है, ये ज़रूर होगा मेडिकल एग्ज़ाम। उसको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पर लिंक पे नहीं जाता। मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आप जब लिंक पे जाएंगे या आप फॉर्म भरेंगे, उसके अंदर खुद ही आ जाएगा कि आप पाकिस्तान में कहाँ से कराएं, और उसको बाद फिर वहाँ पर आपको सारी डिटेल। तो ये जो लिंक है, इसको बाद में मैं इन पे दोबारा जाके इनको खोल के अलग से हम डिस्कस कर लेंगे कि मेडिकल एग्ज़ाम के मुतालिक हम आपको पूरी तफसीलात बता देंगे। तो इसको मैं भी यहाँ से अंदर नहीं जा रहा, जिस तरह मैं फाइनेंशियल में गया था, मेडिकल एग्ज़ाम में मैं क्लिक नहीं कर रहा। सबमिट विद सुपर वीज़ा, ये देखें, ये जो होगा ना, ये उनके साथ ही आएगा, या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वीज़ा ऑफिस, तो वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन आती है। अब जब इंस्ट्रक्शन आएगी फॉर्म जमा करने के बाद, फीस करने के बाद, उसमें आ जाएगा कि कहाँ से मेडिकल कराएं। उस जहाँ से आएगा मेडिकल कराएं, तो वहाँ आपको जा करके, या उनकी वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन आपको टाइम लेना होगा, तब जा करके आपका वहाँ पर मेडिकल होगा। तो वो यहाँ पर शारा फैसल पे कराची में तो पता है मुझे, वहाँ पर है। और अब बदल गया हो तो बात अलग है, पहले तो वही था कुछ साल पहले। लेकिन ये बदलते रहते हैं, अपने पैनल पे जो हॉस्पिटल या टेस्टिंग लैब होती हैं चेंज करते रहते हैं। तो अभी ये मुझे नहीं पता, जब इसमें जाएंगे तो पता चलेगा। फिर ट्रेवल हिस्ट्री, ठीक है। अब रिक्वायर्ड में नो लिखा है, ऑप्शनल है। अब रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन ऑप्शनल है, तो आप डाल दो। अगर आपने ट्रेवल किया है ना तो आप डाल दीजिए, क्योंकि यार वो डालने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप किसी यूरोप में गए हैं और अमेरिका कनाडा गए हैं तो फिर तो, ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप कहीं मिडिल ईस्ट में गए हैं या दुबई भी गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो डालना बेहतर है बजाय कि ना डालें। ऑप्शनल है तो इसका मतलब है कि ना डालें या डालें, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप डाल देंगे ना तो फर्क पड़ जाता है। एक फर्क तो पड़ता है ना कि अरे अच्छा, ये तो इतने इतने मुल्कों में होके वापिस अपने कंट्री आ गया, ये इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ रहने में। क्योंकि अगर आप सऊदी अरब से भी जाते हैं नौकरी करने पे, वापिस आ जाते हैं, मिडिल ईस्ट में नौकरी करके आ जाते हैं, तो प्लस ही पॉइंट है ना कि वापिस आ गए ना आप। कहीं पर भी आपने फालतू ओवर स्टे नहीं किया ना, तो बेहतर है। ये देखें, ये सब लिख रहा है कि क्या अगर डालें तो क्या डालें। ये प्रीवियस पासपोर्ट और वीज़ा, पासपोर्ट और वीज़ा, एंट्री एग्जिट स्टैम्प, वर्क परमिट, पढ़ने गए हो कहीं, सब ये पॉजिटिव होगा आपके लिए, ठीक है। और अगर ये मत समझे पुराना पासपोर्ट है, एक्सपायर्ड है, तो वो कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, बिल्कुल साथ रखें। व्हेन वी में यू में यूज दिस अकाउंट सबमिट विद दिस एप्लीकेशन, ये भी सबमिट करें। डॉक्यूमेंट आइटिनरी है,
ये भी ऑप्शनल है, डॉक्यूमेंट दैट शोज हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, और उसमें डिटेल दें, फ्लाइट डिटेल, ये तो ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते दे दें। अगर आप बहुत दफ़ा कनाडा जा चुके हैं और अमेरिका भी जा चुके हैं तो ये नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, वो खुद देख लेंगे ना सारा डेटा पहले का कि आप आए थे, ओवर स्टे तो नहीं किया। अकाउंट स्टेटमेंट तो डालना ही है हर केस में। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, क्यों कि ये है पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के लिए, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है वो लोग रिटायर होंगे उनकी इनकम कोई नहीं होगी। तो वो आपका जो स्पॉन्सर कर रहा है बेटा बेटी, ठीक है, पोता, नवासा, नवासी, वो उसका बैंक स्टेटमेंट और उसकी जॉब और उसके रिटर्न की जो ऊपर बात हो चुकी है वो देखेंगे। और अगर ये यहाँ पर आपके जो है वो ऑप्शनल है, यानी डाल सकते हैं, तो फिर आपकी इनकम अगर है तो ज़रूर डालें, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि यार ये जो आ रहे हैं ये खुद भी अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बहुत ही इनकी यहाँ पर अच्छी इनकम है, इनका अच्छा बिजनेस है, तो ज़रूर अपना ये डेटा देखें। ये डेटा किस में है? ये डेटा है डॉक्यूमेंट में। किसके डॉक्यूमेंट? आपके डॉक्यूमेंट, यानी ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट के डॉक्यूमेंट, ना के डॉक्यूमेंट उसके जो स्पॉन्सर कर रहा है। ये फॉर्म ही उन्हीं का है जिनके लिए वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है। अप्लीकेंट जो है यानी कि ग्रैंडफादर या फादर, उसके लिए वो इसके अंदर बच्चे का डेटा डाल रहा है उससे लेकर के, और ये अपना डेटा भी डाल रहा है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट है, ऑप्शनल है, रिटायर भी हो सकते हैं, और अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। देखें ना, ये सब चीज़ें भर दें, जो कुछ जो भर दें इसमें से लोड कर दें। ठीक है, एम्प्लॉय की तरफ से लेटर मिल सकता है, ज़रूर लें, उसमें सब चीज़ें लिखी हों, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। 3 महीने लिखा है। ये भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ होगा, ऑप्शनल है, हो तो डाल दें, बहुत ही अच्छा है। ये देखें, आईडी डॉक्यूमेंट जो होता है, नादरा का आपका आईडी कार्ड है ना, वो डालें यहाँ पर, एफआरसी भी यहाँ पे डाल दें। जो उसका पहला पेज अब होता है ना, जैसे कि हर वीज़े में बता चुका हूँ मैं, वो अब हमारा तो एक ही चलता है पेज। ठीक है ना। फिर स्टेचुरी डिक्लेरेशन, कॉमन लॉ हमसे ताल्लुक नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव अगर कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव पे मैं अलग बात करूंगा। अगर आप खुद भर रहे हैं और खुद ही अपनी ईमेल एड्रेस दे रहे हैं तो आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, बिला वजह का खर्चा ना करें। तो इसको आगे चलते हैं। हाँ, आप, अब ये आ गया डॉक्यूमेंट फैमिली इंफॉर्मेशन। अब ये फैमिली इंफॉर्मेशन जो है ये दूसरा फॉर्म है, और जो उसमें भी था, विजिटर वीजे में भी था, पहले देखा आपने, तो ये फैमिली इंफॉर्मेशन आप पूरी दें। वो था 5257, और ये फॉर्म जो है दूसरा 5645, पूरी इंफॉर्मेशन दें। वीजे के साथ ही जाएगा। अगर ये यहाँ पे खत्म हो गया तो प्रीवियस से फिर चले जाते हैं। प्रीवियस ये यहाँ से शुरू हुआ था, और ये देखें ये कहाँ से हुआ था, ये यहाँ से शुरू हुआ था, और क्या सिलेक्ट करके शुरू हुआ था, फैमिली विजिट। तो ये फैमिली विजिट का कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट। और अगर आप यहाँ पे, सबसे अहम बात निकली है कि अगर आप 6 महीने से कम का करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 6 से कम का करते हैं, तो यानी यहाँ पर करते हैं नो, तो फिर ये इतने कागज कम हो जाते हैं बहुत से आपके। और आप ये देखें कि पहले ही कागज नहीं है, लेटर ऑफ इनविटेशन कहाँ है इसमें, वहां से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट आपका मांग रहा है। ठीक है ना, तो उस तरह का नहीं मांग रही चीजें आपसे, ये नहीं मांगेंगे। तो ये नो वाले में तकरीबन वही बात आ जाएगी जैसे कि आप एक नॉर्मल विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं खुद ही इस पे जा करके, मैं इसीलिए बार बार जाता हूँ
ताकि रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए। और रिकमेंडेशन मेरी ये है होती है कि आप खुद ही जाएं गूगल के सर्च में, गूगल के सर्च करें। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जाएं, कुछ भी आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखें विजिट वीज़ा सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये देखो आ गया ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वही गवर्नमेंट की साइट है ये देखें, ये यहाँ चेक कर लिया करें साइट कौन सी आ गई। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आई, यहाँ पे जाए। ये देखें वहीं आ गए ना जहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया था। ये देखें ये आ गया। अब इस सिलेक्शन करते करते आप पहुंचे थे। ये रिपीट हो रहा है। पहले मैं टूरिस्ट की मैंने एक लेक्चर बनाया, उसे बिजनेस भी कवर किया था। और फिर ये फैमिली में मैंने अलग बनाया क्योंकि रिक्वायरमेंट फैमिली की बिल्कुल अलग है। इसके अंदर सुपर वीज़ा भी शामिल हो जाता है। तो फायदा बहुत हुआ था। तो मैं यस दबा देता हूँ ताकि इनको भी अप्रिशिएट करें। वो अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं और उनको फायदा होता है। अगर आप फीडबैक देंगे तो अच्छी बात है। और बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट को देखें कि कब का है, कितना पुराना है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर लिखी होती हैं। ये देखें मॉडिफाइड है 14 सितंबर इसी साल का। इसका मतलब है कि हमने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, उसको समझा है। तो आप कोशिश ये करें कि फॉर्म को खुद भरें अगर टाइम नहीं है। और तो पैसे के हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फीस जो है ना वो निगेशिएट कर सकते हो प्रॉपरली। और जब भी आप भरवाओ तो फिर आप रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करो। तो वो ज़रूर रिप्रेजेंटेटिव जो लाइसेंस या आपका रेगुलेटेड कंपनी होनी चाहिए कनाडा से। तो ज़रूर आप इसको इस तरह से करें। तो अब इसको ख़त्म करते हैं।